नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे वो करेंगे 12 जनवरी 2022 का। मेरे पास 12 जनवरी का क्वेश्चन रात में प्राप्त हुआ है, तो इसलिए यह वीडियो जो है अभी बनाया जा रहा है। 13 जनवरी और 17 जनवरी पेपर 1 का क्वेश्चन अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है, इस वजह से 13 और 17 जनवरी का वीडियो हम नहीं दे पाएंगे। इसके बाद सीधे हम पेपर 2 की तरफ बढ़ेंगे, मतलब इसके बाद हम सीधे पेपर 2 करवाएंगे। ठीक है, तो अभी जो हम फिलहाल वर्तमान में देखेंगे वो देखेंगे 12 जनवरी 2022 का पेपर 1। ये जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम पेपर 2 का एक्सप्लेनेशन देना शुरू करेंगे। और आपका जो ईवीएस है, हिंदी है, संस्कृत है या इंग्लिश है, वो आपका पीछे से आ रहा है। मतलब रात में जो है 1 जनवरी तक का ईवीएस और हिंदी अपडेट हो गया है। हम इंग्लिश या संस्कृत इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि पता है कि जो पेपर 1 में अधिकांश स्टूडेंट, अगर देखा जाए ऑल ओवर इंडिया में, तो मास लेवल पर जो स्टूडेंट है वो आपका हिंदी तो है ही, प्रथम भाषा में हिंदी है ही। मतलब सीडीपी, ईवीएस और मैथ ये तो सबके लिए कॉमन हो गया। उसके बाद हिंदी लगभग मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट का भाषा एक है, क्योंकि हमारी मातृभाषा जो है हिंदी है, तो ज्यादातर लोग जो है प्रथम भाषा के रूप में हिंदी रखना ही पसंद करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी रखे हुए प्रथम में, इसलिए आपको हिंदी तक करवाया जा रहा है। और उधर क्या है, संस्कृत है और इंग्लिश है। तो बहुत सारे स्टूडेंट संस्कृत रखे हैं। जनरली देखा जाए तो यूपी और बिहार के स्टूडेंट संस्कृत रखते हैं भाषा 2 में, और बाहर के अधिकांश स्टूडेंट संस्कृत भी रखते हैं लेकिन इंग्लिश भी रखने वाले होते हैं। और मास लेवल पर स्टूडेंट देखें तो यूपी बिहार में काफी ज्यादा स्टूडेंट भी है, और भी स्टेट को अगर शामिल किया जाए तो बाकी और स्टेट 10 स्टेट होंगे, तो यहाँ पर अकेले 2 स्टेट लगाकर उतने कैंडिडेट हो जाएंगे। तो संस्कृत को भी देखना होता है और इंग्लिश को भी देखना होता है। और मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है उसमें सब में तो भाषा 1 में हिंदी है, लेकिन भाषा 2 में किसी में संस्कृत है, किसी में इंग्लिश है। तो सही तरीके से ना ही हम संस्कृत करवा पा रहे हैं, ना ही इंग्लिश करवा पा रहे हैं, इसलिए हम भाषा 2 को अभी रोके हुए हैं। भाषा 2 हम शुरू करेंगे जब हमारा कंप्लीट हिंदी तक कंप्लीट हो जाएगा ना, तब भाषा 2 भी शुरू करेंगे। और वैसे अगर 120 क्वेश्चन का हमने आपको एक्सप्लेनेशन करा दिया तो आप तो अनुमान लगा ही लेंगे कि 120 में हम पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। क्योंकि अगर 120 में बेटा आप 70 ला रहे हैं तो इसका मतलब श्योर है कि आप कैटेगरी में तो पास कर ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको उधर तुक्का भी लगाए होंगे तो 12-13 नंबर तो ऐसे भी आ जाएंगे, इंग्लिश हो चाहे संस्कृत हो। तो इतना सब्र कीजिए, इतना धैर्य रखिए। ठीक है, और थोड़ा सा अगर धैर्य रखेंगे ना तभी मतलब होने वाला है, क्योंकि आपको सही तरीके से एक्सप्लेनेशन दे पाना काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद हो पाता है। बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। दिन में देखिए 8-8, 10-10, 15-15 वीडियो आपको देते हैं। मुझे लग रहा है शायद कोई यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं होगा जो 8-8, 10-10, 15-15 वीडियो एक साथ आपको एक दिन में प्रोवाइड करवाते हो और सभी का आंसर। हाँ, 1, 2, 3 क्वेश्चन में त्रुटि होगी, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि जल्दबाजी में क्वेश्चन तैयार करता हूं, काफी तेजी में करता हूं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पहले देखता हूं, समझता हूं, फिर जाके एक्सप्लेन करता हूं, ऐसा नहीं। क्वेश्चन को एकदम तेजी से करता हूं, लेकिन इतना श्योर है कि 99.99% करेक्ट आंसर बताया जा रहा है। ऑफिशियल आंसर की से 2-4 नंबर आगे पीछे होगा। ऐसा नहीं है कि 10, 15, 20 नंबर आगे पीछे हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो इसी कड़ी में जो है आज हम जो क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं 12 जनवरी 2022 का। तो 12 जनवरी 2022 के अभ्यर्थी जो है हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और सबसे पहले मैं यह भी बता दूं कि जो अभ्यर्थी 12 जनवरी वाले जुड़े हैं, कृपया इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आप मेरे लिए बस इतना नहीं कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि 12 जनवरी 2022 को जो भी अभ्यर्थी परीक्षा दिए हैं कम से कम वो अपना आंसर मिलान कर सके और जान सके कि हमने कितना नंबर जो है यहाँ पर गेन किया है, हासिल की है। ठीक है बेटा, तो चलेंगे आज के क्वेश्चन की पीडीएफ की तरफ और देखते हैं आज के क्वेश्चन का पीडीएफ का पहला क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हम अपने पीडीएफ की ओर। देखिए यह जो क्वेश्चन है वो है आपका 12 जनवरी 2022 का। 12 जनवरी 2022 यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। और सबसे पहले तो मैं उस अभ्यर्थी का धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने अपना क्वेश्चन पेपर मेरे साथ शेयर किया था या किया है, जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है KM अनु सिंह। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा क्योंकि उन्होंने अपना क्वेश्चन पेपर मेरे साथ शेयर किया और एक्सप्लेनेशन के लिए। वैसे तो बाकी और भी शिफ्ट के कई ज्यादा क्वेश्चन आए, लेकिन हमारी टीम ने जिस क्वेश्चन को सेलेक्ट करके हमें भेजा मैंने उसी का एक्सप्लेनेशन किया भी है। ठीक है, तो अभी जो हम करेंगे वो करेंगे 12 जनवरी 2022 और 12 जनवरी 2022 का हम पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, अफसा आलू की एक चिप्स को देखते हुए कहती है तितली। देखिए आलू के चिप्स को ये क्या बता रही है, ये बता रही है ये तो है तितली। अब आप बताइए ये क्या बता रही है, आलू के चिप्स को तितली, तो इसका मतलब ये बच्चा कौन सी अवस्था में होगा। प्रतीकात्मक विचार की बात हो रही है तो यह बच्चा होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सही आंसर होगा 1 का ऑप्शन नंबर 2। आते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है लेव वाइगोस्की का सामाजिक शास्त्रीय सिद्धांत।
शिक्षण अधिगम के किस पर बल देता है? किस पर बल देने की बात है तो आपको पता होगा कि लेव वाइगोस्की जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में यही बताया कि बच्चे अंतःक्रिया करके ही चीजों को सीखते हैं। तो सही आंसर होगा सहकर्मी बातचीत और स्कैफोल्डिंग यानी पार। 2 का आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो देखिए इसमें प्रस्तावित करने की बात होगा तो वह होगा यहाँ पर विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षा करने वाली बात तो गलत हो जाएगी। अगर देखा जाए यहाँ पर परीक्षा के लिए सीखना यह भी गलत है। प्रत्यास्मन आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण तो यह भी गलत है। अगर इसमें से देखा जाए ना तो एक पॉजिटिव आंसर इस सब में से बेस्ट ऑप्शन एक यही मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो यह भी एक निगेटिव ही है। आकलन के योगात्मक तरीके नहीं, यहाँ पर होना चाहिए रचनात्मक कार्य होना चाहिए, आलोचनात्मक सोच का बढ़ावा देना होना चाहिए, है ना, या फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम इस सब में से अगर देखे जाए तो यही एक ज्यादा पॉजिटिव आंसर दिख रहा है, तो ज्यादा पॉजिटिव यही होगा, इसलिए आंसर नंबर 3 देंगे। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है का परीक्षण करना एक निगेटिव सेंस में होता है और बहुत ज्यादा ही निगेटिव होता है, इसलिए सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3। वैसे ऑफिशियल आंसर की देखेंगे उसमें क्या होता है। अगर ऑफिशियल आंसर की 2 दे देता है तो आप उस पर चैलेंज नहीं कर सकते। मैंने पहले भी बताया था कि आप खासकर शिक्षा शास्त्र, चाहे शिक्षा शास्त्र कोई भी हो, बाल विकास या उसका शिक्षा शास्त्र हो या गणित का शिक्षण शास्त्र हो या ईवीएस का हो या हिंदी का हो या संस्कृत इंग्लिश कुछ भी का हो, उस पर आप चैलेंज नहीं कर सकते और ना ही इस पर चैलेंज एक्सेप्ट होता है। क्योंकि इस पर ना एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा मीनिंग भी निकलते हैं, ठीक है, और उनका देने का तर्क भी अलग होता है। इसलिए आप अगर चैलेंज करते हैं ना, शायद पिछले बार 1000 लेता था, इस बार भी वही रखेगा तो 1000 रुपया गया बेटा आपका, है ना। तो चैलेंज ऐसे क्वेश्चन पर नहीं करना। हाँ, फैक्चुअल क्वेश्चन जो भी है, मैथ के सवाल होते हैं, तो उस पर अगर आप चैलेंज करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर बढ़ने की संभावना बनेगी। लेकिन ऐसे प्रश्न पर चैलेंज करने के बाद आंसर नहीं बढ़ेंगे। तो 3 का सही आंसर आप 3 लेकर चलेंगे तब तक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहाँ पर कि उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके समावेशन की आवश्यकता होती है? यहाँ पर है वो विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित है, ठीक है, वे विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशील विकार है, ठीक है, वे विद्यार्थी जिन्हें प्रमस्तिष्कघात है, ठीक है, सेरिब्रल पाल्सी जिसको कहते हैं, असाधारण प्रतिभा के छात्र है, तो इसका मतलब इस सभी छात्र को हमें शामिल करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4, जो कि ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है, इसलिए सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित कर देता है। देखिए रूपांतरित और संशोधित कर दिया, इसे एकोमोडेशन कहेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग समायोजन कहते हैं। सही आंसर है 5 का ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर जो होगा वो देखिए नामीकरण, विद्यार्थियों का नामीकरण करना गलत है, रूढ़िवादों को मजबूत करना ये तो गलत होगा ही, और विद्यार्थियों को अलग कर देना ये गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सीखने के अनुकूल माहौल। सही उत्तर होगा 6 का ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है अभिकथन ए। देखिए अभिकथन ए में लिखा है रूमी 18 महीनों में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती है, जबकि पूजा 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। निलंबित है कहने का क्या मतलब हुआ कि पूजा का विकास जो है निश्चित तौर पर धीरे हो रहा है। विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। देखिए आर कथन तो एकदम गलत लिखा हुआ है। बोल रहा है विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं, ऐसा तो गलत है ना। सटीक आयु की सही भविष्यवाणी कर पाना ये तो गलत होगा। आप ठीक है 1 साल के बच्चे का कर लेंगे, क्या पता वो आप भविष्यवाणी कर पाएंगे कि ये 5 साल में ये बच्चे जो है बोलना सीख जाएंगे, या 2 साल में ये बच्चे बोलना सीख जाएंगे, ऐसा भविष्यवाणी कर सकते हैं, या 15 साल में ये बच्चे जो है सही तरीके से समाज में लोगों के साथ अच्छे तरीके से बातचीत करना सीख जाएंगे, ऐसा भविष्यवाणी नहीं कर सकते। सटीक आयु की सही भविष्यवाणी कर नहीं पाएंगे, इसलिए सिर्फ एक ही कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? 7। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण। देखिए अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है। अगर इस सब चीज के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उच्च क्रम चिंतन कौशल, ऑप्शन नंबर 1। उच्च क्रम का चिंतन कौशल है, प्रक्रियात्मक ज्ञान नहीं कहेंगे, उच्च क्रम का चिंतन कौशल है, ठीक है। अनुप्रयोग करना, अप्लाई करना है, विश्लेषण एनालिसिस करना है ना, सिंथेसिस करना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। ब्लूम का टैक्सोनॉमी में देखेंगे ये ऊपर वाला ही क्रम है, निचले क्रम की कौशल नहीं कह सकते हैं इसे हम,
आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं और प्रतीकों का हेरफेर कर समस्या कर लेते हैं। देखिए, अमूर्त विचारों के साथ कार्य कर पाते हैं तो इसका सही आंसर होगा तर्कशास्त्रीय गणितीय। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 4 हो गया क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ पूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रखती है। देखिए, इसका जो सही आंसर है, पूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा करना, यह बात तो गलत है ना। यह स्वीकार करे कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। ठीक है, शारीरिक व दृष्टि से विकलांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूल में भेजना तो गलत है। अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन या पृथक्करण करना तो गलत है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। मतलब बच्चों के बीच अगर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है तो इसका मतलब यह नहीं कि बच्चों में अभाव है, अर्थ का अभाव है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं जो है वो होगी ही होगी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो व्यक्ति जिनमें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशील विकार है, उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों में की जा सकती है। देखिए, यहाँ पर ध्यान न्यूनता अति क्रियाशील विकार मतलब क्या होता है कि यह बच्चा जो है किसी भी कार्य को लंबे समय तक नहीं कर पाता है। मतलब उसे जो है ना बहुत कम समय में वह कार्य को छोड़ देता है। जब आप यहाँ पर सबको देखेंगे ना तो एक ही ऑप्शन मिलेगा जो सबसे बेस्ट मिलेगा, वो मिलेगा ऑप्शन नंबर 1, स्थितियों का अवबोधन और समझना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि। ठीक है, एक मिनट बेटा, 12 बोल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। यह सीखना कि कैसे सीखना है, यह सीखना कि कैसे सीखना है। सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 की तरफ। हमें यह सीखना होगा कि कोई चीज हम कैसे सीख सकते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 4, 2 और 3 गलत है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए। तो इसमें होना चाहिए बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। सही आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, अभिकथन ए लिखा हुआ है, शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो वे की पहले जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करे। सही आंसर है, पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता। यही बात तो गलत लिखी हुई है और सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर 2, ए सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारत की अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी है और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो आपको पता है इसे एसेट के रूप में देखा जाना चाहिए और एसेट को हिंदी में बोलते हैं एक संसाधन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है। नगद पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा नहीं होगा, नगद तो आपका बाय है। रुचि आपका आंतरिक अभिप्रेरणा है, सही आंसर यही है, बाकी ये दोनों गलत लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, अधिगम तब प्रभावी होता है जब। अधिगम कब प्रभावी होगा। देखिए, यहाँ पर विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं, तभी प्रभावी होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षक का स्थान क्या होता है। तो शिक्षक का स्थान एक बाल केंद्रित कक्ष में होगा। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का क्या करेगा, निर्माण करता है। सही आंसर है 18 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण। रचनावादी दृष्टिकोण का क्या मतलब होता है, जहां बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है। देखते हैं आगे, कर्मादेश निदेश का उपयोग पर केंद्रित है, गलत है। अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है, एकदम सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, 3। 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है। मध्य बाल्यावस्था की बात हो रही है, यहाँ पर जन्म से 5 वर्ष मध्य बाल्यावस्था नहीं है, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था के बाद ही शुरू होता है और वो होगा आपका मध्य बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष, जिसे हम लोग जो है उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, डाइस बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो प्राथमिक समाजीकरण है आपका क्या? परिवार। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, बाकी सब द्वितीयक है, बाकी सब द्वितीयक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? तो 5 साल की जब बच्ची है तो यह चले जाएगा किस में? यह चलेगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो पहला तो अमूर्त तर्कीकरण कर नहीं सकती है, क्योंकि अमूर्त तर्कीकरण करना ये बहुत बाद वाले बच्चे को होता है, 11 साल के बाद वाले बच्चों में। संभावित कारणों और उसके प्रभावों की परिकल्पना घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से देखिए, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि आप जो 1, 2, 3 देखेंगे ना, यह सब में अमूर्त संकल्पना का इस्तेमाल होगा, और जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। लेकिन 5 साल की बच्ची अमूर्त में नहीं रहेगी, ये पूर्व में रहेगी, और जहां पर प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत करती है ऐसे बच्चे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें से बोल रहा है कि सही युग्म निकालने। पठन वैकल्प में क्या होता है? उत्तम चित्रों के आधार पर दत्तकारी देना, वाक कहानी, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना, प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना। ये तो गलत है। स्वलिंगता कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना। देखिए सही क्या है? वाक कहानी, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? क्या बढ़ावा देना सबसे उपयुक्त होगा? देखिए, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य और प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। सही आंसर होगा प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। प्रदर्शन या महारत मास्टरी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, परिहार उन्मुख लक्ष्य। परिहार, एक मिनट बेटा देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, यह है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। 24 का सही आंसर है 3। ये गोल ओरिएंटेशन थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है। महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य का मतलब होता है, इसका मतलब यह होता है कि आप जो है अपनी तुलना खुद से करते हैं कि हमने पिछले बार 23 नंबर लाया था, तो इस बार हम 28 नंबर लाएंगे। तो इसका मतलब खुद से जब तुलना करते हैं तो आप और भी मेहनत करेंगे, तो सबसे ज्यादा बढ़ावा इसी में होगा। प्रदर्शन की दिशा में अगर उन्मुख लक्ष्य की बात करें ना, तो इसमें आपको दूसरों से तुलना करना पड़ेगा, जो कि गलत है। परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य में आप कार्य को गलत समझने से बचने में रुचि रखते हैं, और चौथा भी वही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, उस तर्क की पहचान करिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांत द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित किया जाता है। मेरे हिसाब से सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को साफ सुथरा कार्य। यह है आपका जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को डाइस का भावना पैदा करनी चाहिए, तो सही आंसर है जुड़ाव। सही आंसर है जुड़ाव 1। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणा को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणा को संबोधित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, तो देखिए इसमें कौन सा आंसर है? विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना गलत है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके। मेरे हिसाब से सही आंसर यही है, और ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। वैसे 3, 4 देख लेते हैं। अधिगम प्रक्रिया में सामाजिक उपेक्षा करना गलत है। उपेक्षा का मतलब होता है नकार देना, नकारना तो गलत है। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित, मतलब विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित मतलब होता है उसे रोकना पड़ेगा, रोकिए उसे, गलत है, रोकना नहीं है, महत्वपूर्ण है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, लेव वाइगोस्की के निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? तो संस्कृति, भाषा तो होगा, बाकी तो और दोनों में से कोई आंसर नहीं है। 1, 2 है, ऑप्शन नंबर 2 में सही आंसर है 29 का ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में से किस चीज की आवश्यकता है? देखिए, वे विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, भाषा विषयों में उचित छूट, विद्यार्थियों के लिए दंड का प्रयोग गलत करना है और अलगाव कर देना गलत है। बहुभाषा विषयों की अनिवार्य कक्षा गलत है। भाषा विषयों की उचित छूट मिलनी चाहिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर है बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा।
जो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है तो उसे बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा देंगे कि आपको इस सब भाषा पढ़ना पड़ेगा, तो बच्चे को तो और दिक्कत होगा ना, बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा है ना। और भाषा विषयों से उचित छूट, देखिए यहां पर वे विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में कठिनाई महसूस होती है, पठन क्षेत्र में कठिनाई हो रहा है, भाषा विषयों से उचित छूट नहीं, से है यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बहुभाषा विषयों में अनिवार्य शिक्षा। इस दोनों में से बेस्ट चुनना था तो यही बेस्ट है, क्योंकि यहां पर है भाषा विषयों से उचित छूट, भाषा विषयों में उचित छूट होता तो यह आंसर होता। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 30। तो इस तरह से हमने जो है अभी सीडीपी का टोटल 30 क्वेश्चन कर लिया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप 30 में कितने अंक प्राप्त किए, लिखेंगे यहाँ पर सीडीपी डाइस कितने अंक ला रहे हैं वो हमें लिख के बताएंगे। फिर हम बढ़ते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। 5 से 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है कमेंट करने के लिए। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए तब तक, ताकि और भी अभ्यर्थी जुड़ सके। ठीक है, अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम 12 जनवरी 2022 का सीडीपी को हमने कर लिया। अब करेंगे हम मैथमेटिक्स। तो 12 जनवरी 2022 का सीडीपी यानी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम गणित की तरफ और देखते हैं आज के गणित का पहला क्वेश्चन और आते हैं गणित पर। क्वेश्चन नंबर 1 है संख्या, इसको क्या पढ़ा जाएगा? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसको पढ़ेंगे क्या? 2 लाख, और 2 लाख ऑप्शन नंबर इसी में है, तो सही आंसर तो एक ही मिलता है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण धन नहीं है? तो आप अगर देखेंगे इनमें से पूर्ण धन तो वो आपको मिलेगा 666। ये पूर्ण धन नहीं है। पूर्ण धन कहने का मतलब कि क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, लेकिन 666 किसी का क्यूब नहीं होता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ आधारित गणित शिक्षण एवं अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ आधारित गणित शिक्षण एवं अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण की बात हो रही है? तो इसमें सही आंसर होगा समूहों में काम करते हुए विद्यार्थियों को अपने घरों से लाए गए राशन के बिलों का चर्चा एवं उनका विश्लेषण करना, ये एकदम सही होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम को सुधारने यानी बेहतर बनाने के लिए दी गई सिफारिशों में से एक सिफारिश को निरूपित करता है? तो यहाँ देखिए सही कौन सा आंसर होगा? गणित पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विद्यार्थियों के अभ्यास पुस्तिका से अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करना। यह है शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ताकि विद्यार्थी को गणित ओलंपियाड, मेरे अनुसार से ये गलत है। आकलन पद्धतियों को बदलना जिससे विद्यार्थियों के प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीयकरण योग्यता की परख हो। गणित को लोकप्रिय बनाने के लिए ध्यान फोकस युवाओं के रोजगार है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आकलन पद्धतियों को बदलना जिससे विद्यार्थियों के प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीयकरण योग्यताओं की क्या हो? परख हो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो यह निहित प्रतिमानों को उजागर करता है। गणित अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त होती है, इसकी प्रकृति पदानुक्रमिक है या विज्ञान की तरह है जो कि अवलोकन पर आधारित है। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यह निहित प्रतिमानों को उजागर करता है। 5 का ऑप्शन नंबर 1। वैसे 3 भी इसका आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस दोनों में अगर एक को चुने तो एक ही सही है। वैसे ऑफिशियल आंसर की में 3 दिया जा सकता है, यहाँ पर कोई भी दो मत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है निगेटिव सेंस में जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन गणितीय खेलों के बारे में सही है? गणितीय खेलों को आम दिनचर्या वाले खेलों की तरह होना चाहिए। गणितीय खेल बच्चे के अनुपदेशात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। गणितीय खेल बच्चे के अनुमान, पूर्व ज्ञान और योजना तैयार करने को बढ़ावा देते हैं। गणितीय खेल बच्चे के अनुमान, पूर्व ज्ञान और योजना तैयार करने को बढ़ावा देते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, देखिए गणितीय खेलों को आम दिनचर्या वाले खेलों की तरह होना चाहिए, ऐसा नहीं है। गणितीय खेल ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चे का जो है गणित में विकास हो, तो सी तो आंसर होगा ही। अब सी के साथ देखिए गणितीय खेल बच्चे के अनुपदेशात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करते हो, सही आंसर होना चाहिए बी और सी, और बी और सी है ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय निर्देशन मॉडलिंग के लिए अति उपयुक्त उदाहरण है? एक घने वन में वृक्षों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए गणितीय निर्देश मॉडल का निर्माण करना, ये गलत है, ये गलत है। और एक कार्टून वाली कहानी का गणित कक्षा में कार्टून वाली कहानी तो उचित होगा नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
8 की तरफ एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। अब देख लो बेटा, जब ये दिखता है ना दरवाजा तो बच्चा कहता आयत है। जब बच्चा समोसा देखा तो वो बोला ये तो त्रिभुज है, इसका मतलब बच्चा पहले 0 नंबर स्तर पर होगा। और 0 नंबर स्तर का क्या नाम है? विजुअलाइजेशन, जिसको हिंदी में हम लोग दृश्यकरण कहते हैं, मानसिक चित्रण भी कहते हैं। सही आंसर है 1। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गुणनखंडों और गुणजों के बारे में, भारे में नहीं होगा, बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 11 110 का गुणज है, गलत है कथन। 11 110 का गुणज नहीं है। गुणज का मतलब क्या हुआ? 11 110 का गुणज है। गुणज का मतलब पहाड़ा। 110 के पहाड़ा में 11 आता है? नहीं आता है। 48 3 का गुणनखंड है? नहीं है। 11 10 का गुणनखंड है? नहीं है। 48 3 का गुणज है? नहीं है। तो जब ये ऑप्शन तीनों और भी ज्यादा निगेटिव है, क्योंकि मैंने बाकी ऑप्शन देखा नहीं था, ये एकदम निगेटिव है, और एक ही ऑप्शन जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव मिल रहा है वो मिला 11 110 का गुणज है। 110 11 का गुणज होगा, लेकिन 11 110 का गुणज मतलब 110 के पहाड़ा में 11 नहीं आता है, लेकिन हमें चुनना है एक सही कथन, तो हमें इसे ही चुनना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वर्जन में इसका सही लिखा होगा, मुझे पता है। ये दोनों तो और भी निगेटिव है। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति की एक प्रक्रिया नहीं है? ज्यामिति की बात हो रही है तो तार्किक क्षमता और उत्पत्ति निरूपण करना तो होता है, ज्यामिति में हम करते हैं। प्रक्रियात्मक प्रवाह ये नहीं होना चाहिए, मापन नहीं होना चाहिए ना, ज्यामिति में हम मापते नहीं है चीजों को, ये सही है ना। चीजों को हम ज्यामिति में क्या मापते हैं? मापने का मेन काम हमारा क्षेत्रमिति में होता है, ज्यामिति में नहीं। ज्यामिति में हम चीजों को सॉल्व वगैरह करते हैं। सही आंसर होगा 10 का ऑप्शन नंबर 4। मापन हमारा ज्यामिति का नहीं है। भले आप ज्यामिति में त्रिभुज के भुजा को मापते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन मापन का मुख्य उद्देश्य होता है क्षेत्रमिति। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, विजया और उनकी मित्र ने 42,000 का कर्ज एक नाव खरीदने के लिए लिया। उन्होंने 2 वर्षों में समान मासिक किस्तों में 47,070 वापस किए। उन्होंने हर महीने कितनी राशि वापस की? अब देखिए, 2 वर्षों में इतना वापस किया, हर महीने की बात हो रही है, तो पहले तो इस दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। मतलब 47,040 में से हम घटाएंगे कितना? 42,000। और जैसे ही हम घटाएंगे 42,000 ना, तो हमारे पास निकल के आएगा 5040। क्या निकल के आएगा? 5040। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है कि 2 वर्ष में समान मासिक किस्तों में, देखिए इसके बाद यहां पर क्या कह रहा है ना कि ये 5040 आया। क्वेश्चन है, विजया और उनकी मित्र जो है 42,000 का कर्ज नाव खरीदने के लिए लिया है। उन्होंने 2 वर्ष में समान मासिक किस्तों में 4740 वापस किए। 2 वर्षों में समान मासिक किस्तों में मतलब बोल रहा है कि ये जो किस्त है ना, ये 2 वर्ष में चुका रहा है, हर एक महीना कुछ कुछ रुपया देकर। तो वो पूरा रुपया जो है 2 वर्ष के अंत में 4740 रुपया क्या करता है? वापस कर देता है। तो उन्होंने हर महीने कितने रुपए वापस की? तो हर महीने 2 वर्ष की बात हो रही है, उन्होंने 2 वर्षों में, तो यहां पर हम कितना से भाग देंगे? भाग दे देंगे हम यहां पर किससे? 24 से। और 24 से भाग देंगे ना, तो यहां पर आपको निकलेगा, वो निकल कर आएगा 210। इसका मतलब हर एक महीना 210 रुपया वो मासिक किस्तों में दे रही है। तो 210 तो कोई है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है ना, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जिस वजह से बोनस अंक भी मिल सकता है। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं ये सही लिखा हुआ है, तो जरा आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि किस तरीके से ये सवाल सही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक स्थान ए से स्थान बी की दूरी एक मानचित्र पर 8.7 सेमी है। यदि मानचित्र पर 1.5 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 2 किलोमीटर के बराबर है, तो दोनों स्थान की बीच की दूरी मीटर में क्या होगी? क्लियर है? देखिए यहां पर 1.5 सेमी कितना? 2 किलोमीटर को दर्शाता है। तो 1 सेमी कितना को दर्शाएगा? 2/1.5 किलोमीटर को। और यहां पर 8.7 की बात हो रही, तो 8.7 कर दो यहां पर। ठीक है, इससे ये खत्म हो गया कहानी। और जब आप ऊपर गुना करेंगे तो आपके पास ऊपर गुना करके आएगा 87 और 2 को गुना करेंगे तो आपके पास निकल कर आएगा, वो आएगा 174। और नीचे गुना करेंगे तो निकल कर आएगा 15। ये तो आपको किलोमीटर में आ रहा, लेकिन बोल रहा मीटर में, बताइए।
तो 174 को आप क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे और 100 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही आप 174 को 15 से भाग देंगे तो आपके सामने जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा किसमें, वो निकल के आएगा मीटर में, और जो आंसर निकल के आएगा वो निकलेगा आपको 11600। आप देखेंगे भाग देकर तो आपको आंसर पता चलेगा 11600। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है यहां पर, इतना इतना और इतना के योग में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या इतना हो जाए। अब जोड़ने की बात है, यहां पर 65,376 है, उसके बाद क्या है 91,091, ठीक है। उसके बाद क्या है 35,550, ये सबको जोड़ना है और बोल रहा है कि इस संख्या के योग में और क्या जोड़ेंगे कि ताकि इतना प्राप्त हो जाए। तो हम इसको घटा देंगे, इसमें से 2, 4, 9, 6, 3, 7। तो जब आप घटाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 1, 57,620। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित पाठचर्या क्या होनी चाहिए, वो होना चाहिए सुसंगत और महत्वाकांक्षी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली स्टेशन से मंगलवार को 3 PM पर रवाना हुई, मतलब 3 PM पर चल दिया, 3:15 PM पर, तथा मुंबई सेंट्रल अगले दिन 9:40 पर पहुंच गई। उस रेलगाड़ी द्वारा पूरा तय किया गया कितना समय लगा। अब देखिए यहां पर 3 बजे से रात के 12 बजे तक हम मंगलवार का टाइम निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा 8 घंटा 45 मिनट। आप टाइम निकालिएगा तो पता चलेगा, है ना। और इधर आ गया आपका 9 घंटा कितना 40 मिनट, और यहां पर हम जोड़ेंगे तो यहां पर हो गया कितना, यहां पर हो गया हमारे पास वो हो गया 17 घंटा 85 मिनट। लेकिन यहां से मिनट वाला इधर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 घंटा, और 60 आ गया निकल के तो यहां हो जाएगा 25, तो 18 घंटा 25 मिनट सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, 18 घंटा 25 मिनट इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, गौरव ने स्टेशन ए से स्टेशन बी की दूरी 20 किलोमीटर 337 मीटर तय की। फिर उसने स्टेशन बी से स्टेशन सी की दूरी 32 किलोमीटर 355 मीटर दूरी तय की। इसके बाद उसने स्टेशन सी से डी इतना किलोमीटर दूरी तय की। तो इसके द्वारा कुल दूरी कितना तय किया गया, तो यहां पर देखिए 20 और 200 कितना है 37, 20 200 37। उसके बाद कितना किया, तीनों को जोड़ देंगे 32 355। उसके बाद देखिए कितना किया है 43 448, 43 448 नहीं है बेटा 58, यही छोटा छोटा मिस्टेक की वजह से गड़बड़ हो जाता है, 458। जब आप सबको जोड़ेंगे ना तो आपके पास निकल के आएगा, यहां पर वो निकल के आएगा 96,050। इसका क्या मतलब हुआ पता है, इसका मतलब हुआ 96 किलोमीटर और 50 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा है, 1 में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 1 मिनट ऊपर वाला मिलान कर लेते हैं एक बार। 20 237, 32 355 और 43 458। हाँ, कुल दूरी है, जोड़ेंगे 96,050 आएगा। ठीक है ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आकृतियों के उस युग्म को चुनिए जिसमें कोई भी सममिति रेखा नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज और समचतुर्भुज इसमें तो है, विषमबाहु त्रिभुज और समचतुर्भुज समचतुर्भुज में नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज और समचतुर्भुज में तो है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज में तो है, और समानांतर चतुर्भुज और विषम त्रिभुज इसमें तो एकदम नहीं होगा। जबकि समचतुर्भुज में आ भी जाएगा, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज में एकदम ये तो होगा समद्विबाहु। यहाँ पर 1 मिनट बेटा, यहाँ पर समद्विबाहु है, समबाहु नहीं है। समद्विबाहु में भी मिलेगा, समद्विबाहु में भी मिलेगा, समचतुर्भुज में भी मिलेगा। ठीक है, यहां पर समचतुर्भुज में भी मिलेगा, लेकिन आपको विषम त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज में बिल्कुल ही मिलेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 18 है, एक भाग के प्रश्न में भागफल भाजक का 4 गुना और शेषफल भाजक का 1/4 है। यदि शेषफल 8 है, ये तो क्लियर कर दिया है। शेषफल कितना है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। शेषफल आपका जो शेषफल लिखा हुआ है वो यहाँ पर 8 लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन में भागफल भाजक का 4 गुना और शेषफल भाजक का 1/4 है। यहां पर क्लियर लिखा है कि जो शेषफल है वो भाजक का क्या है, 1/4 है। भाजक का 1/4 है, इसका मतलब क्या हुआ, भाजक का 1/4 मतलब ये 32 है, तभी ना 1/4 8 आएगा। तो भाजक पता चल गया। अब देखिए भाग के एक प्रश्न में भागफल भाजक का 4 गुना, अब ये भी क्लियर है। भागफल भाजक का 4 गुना है, तो 4 गुना 8, 4 तिया 12। भाजक गुने भागफल प्लस का शेष होता है, तो 128 गुने 32 कर लेंगे। 128 गुने जैसे ही 32 करेंगे आपके पास निकल के आएगा 4096, लेकिन उसमें आपको 8 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शेष फल तो जोड़िएगा तभी उत्तर निकलेगा। 8 जब जोड़ेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 4104, और 4104 जो है ऑप्शन नंबर किसमें है, 3 में। सही आंसर है 18 का ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक घड़ी की सुइयों द्वारा एक समकोण बनाया गया, निम्नलिखित में से कौन सा समय एक समकोण को प्रदर्शित करेगा। 3 बजे समकोण बनेगा, 6 बजे 180 डिग्री का कोण बनेगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये जो भी स्टूडेंट का भी हम देख रहे हैं ना, उनकी मैथ में एकदम 0 है। मैथ बहुत गलत हुआ है, मैथ में काफी ज्यादा क्वेश्चन देख रहे हैं हम, गलत आ रहा है इसका। मैथ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा या से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणित अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला तो उपयुक्त है ही, तो ए जो है उपयुक्त होगा। प्रक्रिया के बजाय उत्पाद पर बल देना और शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करने पर अमूर्त अवधारणाएं पढ़ाना, बी और सी जो है ये उपयोग में नहीं है। आप मैथ के जो क्वेश्चन पर है उस पर ध्यान दीजिए, आपका मैथ पेडागोजी सही हो रहा है। मैथ क्वेश्चन का हमारे पास जो भी आप मैथ का कंटेंट है ना, उसके हमारे पास एकदम बिल्कुल 0 लेवल से पेड कोर्स है। मेरा चलाया भी गया था पिछले बार 199 रुपए में पेड कोर्स जो है चला है। सिर्फ मैथ के सवालों को काफी ज्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व कराए गए हैं, थ्योरी को भी एकदम बेसिक से सिखाया गया था। तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है। भय का उपयुक्त कारण बोल रहा है, नहीं है बाला। तो गणित की प्रतीकात्मक भाषा ये तो भय का कारण है। बच्चे गणित के प्रतीकात्मक भाषा को लेकर बच्चे में भय तो बनता है। आकलन की पद्धति एवं पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई गणित की भाषा, ये के कारण भी क्या है, बच्चे गणित के प्रति डरते हैं। गणित की संचयी प्रकृति, अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमताएं, अधिगम यहां पर बोल रहा है कौन सा कारण नहीं होगा, अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमताएं के कारण तो होगा। गणित की संचयी प्रकृति, गणित के प्रकृति के कारण भी बच्चों में भय आता है, लेकिन चुनना तो एक ऑप्शन है ही। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है। तो गणित की प्रकृति जो है, हमारा जो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है, उसके कारण बच्चे तो गणित में डरते हैं। इसमें प्रतीकात्मक भाषा के कारण तो बच्चे को डर लगता है। अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमताएं, मतलब अधिगमकर्ता मतलब जो बच्चे सीखते हैं उसके अंदर जो गणितीय अक्षमताएं होते हैं, जो बच्चे गणित सही तरीके से नहीं जानते हैं उसको गणित के प्रति डर लगता है, ये भी है। आकलन की पद्धति एवं पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई गणित की भाषा होगा, लेकिन एक बेस्ट ऑप्शन को चुनना है। मुझे लग रहा है ये चारों आंसर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एक बेस्ट को चुनना है तो हम इसमें से एक को चुनेंगे, गणित की संचयी प्रकृति, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है। रचनात्मक गणित की कक्षा का बोल रहा है। देखिए यहां पर एक समस्या के समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण में व्यस्त है, संलग्न है, यह एकदम सही उत्तर होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। एक गलत है। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर कलन विधि के उपयोग से समस्या को हल करने में उनकी सहायता कर रही कलन विधि एल्गोरिथम है, ये इससे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 गुने 4 को, 27 नहीं है बेटा 23 है। 27 गुने 4 को हल करने के लिए एक छात्रा निम्नलिखित रणनीति का प्रयोग करती है। 27 गुने 4, 30 गुने 4 बराबर 120 और 3 गुने 4 बराबर 12। इस तरह से इतना हुआ। वह जोर से कहती है उत्तर 108 है। निम्नलिखित में से कौन सा छात्रा द्वारा उपयोग की गई रणनीति के लिए अति उपयुक्त होगा। देखिए यहां पर जो सही आंसर है वो होगा, छात्रा ने गणन के लिए प्रतिकारी कंपनसेशन
रणनीतियों का उपयोग किया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर कौन सा? 4। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है यहां पर कि नसीमा के पास, चलिए बनाने वाला क्वेश्चन है, बनाएंगे। नसीमा के पास जो है 5, 10 और 20 रुपए के सिक्के हैं। 5 के सिक्कों की संख्या 10 रुपए के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। 20 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए के सिक्कों की संख्या की आधी है। यदि उसके पास 20 के 8 सिक्के हैं, एक बात तो क्लियर लिख दिया। 20 रुपए का कितना सिक्का है? 8 सिक्का है। अब पढ़िए यहां पर, और 20 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की आधी है। इसका मतलब 10 का सिक्का कितना हो गया? 10 का सिक्का इसके पास 16 हो गया, तभी ना 20 का सिक्का इससे आधा होगा। तो यहां पर 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 20 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की आधी है। अब पढ़ते हैं हम शुरू। 5 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी। अब 10 के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी मतलब 16 का 3 गुना, 16 का 3 गुना कितना? 48। उनके पास कुल कितनी राशि है? अब देखिए राशि, ये 160 रुपया हो गया, ये भी 160 रुपया हो गया, और ये देखिए तो 8 पंचे 40 और 5 का 20, 4 24। अब सबको जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे 6 6 12, 12 4 कितना? 16। 6 6 12, 12 4 16, 2 1 3 1 4 और 1 5, 560 इसका सही। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा आंसर कैसे टिक किया, इसका मतलब समय नहीं बचा, जल्दबाजी में आंसर 3 टिक करके निकल गई है। ये इतना आसान सवाल था ना, है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? 25 की तरफ, लेकिन उससे पहले इसका आंसर हम करते हैं टिक आउट। चलिए हमने आंसर कर दिया टिक, 560 इसका सही उत्तर है। आते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। या तो इस स्टूडेंट को मैथमेटिक्स हार्ड लगता है, तुक्का मारते हुए लास्ट में खत्म किए। आते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसकी गणित में विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने की संभावना अधिक है? देखिए यहां पर यदि एक आयत का क्षेत्रफल इतना और चौड़ाई इतना है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? ये तो आसान है। इतना और इतना की भी 4 पूर्ण संख्या, ये भी आसान है। इतना और इतना का मान निकालिए, ये तो आसान है। 24 सेमी परिमाप वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? यह एक आपका क्या होगा? समालोचनात्मक चिंतन वाला क्या होगा? प्रश्न होगा, क्योंकि आप जो यहां पर है ना 24, तो आप अलग अलग लंबाई, अलग अलग चौड़ाई के बहुत सारे आयत बना सकते हैं, इसलिए सही आंसर होगा 25 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक पौधे का वृद्धि यहां लिखा गया है, देखिए वृद्धि, पौधे की लंबाई में सबसे कम वृद्धि किसमें हुई है? 0 से 5, पहले तो सब में निकालना है कितना वृद्धि हुआ, ये तो पता है 0.7, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 10 में भी देख लेते हैं, आइए। 5 से 10 में 6.2 था, और उसमें से हम घटाएंगे कितना? 2.7। घटाएंगे तो हमारे पास इस दोनों के बीच का जो आएगा ना, वो आएगा 3.5। उसके बाद 10 से 15 में है ऑप्शन, हाँ है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे ना, कि इसके बाद हम घटाएंगे 8.9 से 6.2, तो हमारे पास निकल के आएगा 2.7। और उसके बाद हम घटाएंगे 11.3 से 8.9, तो हमारे पास निकल के आएगा 2.4। और क्वेश्चन तो यही तो बोल रहा है कि सबसे कम किसमें वृद्धि हुई है, तो यहां पर 15 से 20वां दिन, तो सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखिए ये भी आंसर इसने गलत बना लिया है, इसका मतलब तुक्का ही लगाया गया है इस क्वेश्चन में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। किसी दुकान पर निम्न दर सूची प्रदर्शित की गई है। सेब का दाम है, आम का दाम है, अमरूद है, अंगूर है, संतरा है। रेनू 1.5 केजी सेब ले रही है, पहले तो 1.5 केजी का दाम निकाल लेते हैं। चलिए आते हैं, निकालते हैं। 1.5 केजी सेब है, 120 रुपए से सेब है, कितना रुपया देना पड़ेगा बताइए? यहाँ पर 1.5 केजी सेब ले रहे हैं, 120 से ले रहे हैं, तो कितना रुपया दीजिएगा? 180 रुपया नहीं दीजिएगा? हाँ, चलिए बढ़ते हैं आगे। आते हैं अब हम किस पर? सेब हो गया, खत्म कहानी। अब आते हैं हम 2 केजी संतरे की तरफ। चलिए संतरा आ गए, ये नीचे में लिखा हुआ संतरा। संतरा है 90 रुपए और 2 केजी ले रहे हैं, तो इसका मतलब यहां भी आप कितना रुपया देंगे? 180 रुपया देंगे। इसके बाद हम अंगूर की तरफ आते हैं। 250 ग्राम अंगूर की बात हो रही है, 96 रुपए केजी अंगूर है आपका, और अंगूर आप खरीद रहे हैं 250 ग्राम, तो कितना रुपया आप उसे देंगे? 24 रुपया का आप अंगूर लेंगे, क्योंकि 250 ग्राम ले रहे हैं, तो 24 चौक कितना? 96।
आधा केजी आप अमरूद खरीद रहे हैं, चलिए अमरूद खरीद रहे हैं 80 रुपए किलो है, तो आप अमरूद कितना में लीजिएगा, 80 रुपए है तो कितना 40 रुपया, 40 रुपया आधा केजी अंगूर का दाम देना पड़ेगा आपको। और आप ले रहे हैं यहां पर 1.1/4 केजी आम। इसका क्या मतलब हुआ पता है, इसका मतलब हुआ कि आप ले रहे हैं 1 किलो 250 ग्राम आम खरीद रहे हैं। 1/4 का मतलब हुआ 4 भाग में से 1 भाग, तो 1 किलो 400 ग्राम आम खरीद रहे हैं, 1 किलो 250 ग्राम। तो यहां पर आम का दाम कितना है, 84 है। और इसको यहां पर हम काटेंगे तो हमारे पास कितना होगा, वो होगा 4 दूना 8, 4 इकाई 4, 5 और यहां पर होगा 10। 105 रुपए का आप क्या ले लिए, आम ले लिए। अब यहां पर बोल रहा है कि आपको कितना धनराशि देना पड़ेगा, तो आप सबको जोड़ दीजिए। अब देखिए यहां पर 180 में जोड़ना है कितना, 105, फिर कितना जोड़ना है आपको 40, फिर 40 में कितना 24, और फिर 24 में कितना 180। तो जब सब आप जोड़ेंगे ना तो आपको निकल के आएगा कितना पता है, वो निकल के आएगा 529 रुपया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भिन्न का उपयोग निम्नलिखित में से किन तरीकों से हो सकता है। एक पूर्ण के अंश को निरूपित करने के लिए, ठीक है, संख्या रेखा पर एक बिंदु को अभिकल्पित करने के लिए, ठीक है, वस्तुओं के संग्रह के एक अंश को निरूपित करने के लिए होगा, विभाजन पर आधारित समस्या के परिचय के लिए। देखिए सही आंसर ABC है, डी तो इसका आंसर नहीं होगा, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें से चुनना पड़ेगा कि कौन सा कथन जो है इसमें से सही है, मतलब यह सब बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो चुनिए इसमें से कौन सा होगा। देखिए जब आप इसे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे ना तो 8/15 को कन्वर्ट करेंगे तो 0.53 आएगा, इसको करेंगे तो 0.6 आएगा। तो अब देखिए इसमें कौन सा जो है सही क्रम में है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले सबसे छोटा रखना है, तो सबसे छोटा इसमें से कौन सा है, ये वाला होगा। तो 8/15 इसमें पहले है, उसके बाद 4/7 होगा, फिर कौन होगा 3/5 होगा, है ना, और फिर सबसे छोटा कौन सा होगा, ये होगा 2/3। ये तो नहीं होगा। देखिए यहां पर सही क्रम सबसे पहले सबसे छोटा रखना है। सबसे छोटा यहां पर कौन सा है, सबसे छोटा तो यही है ना 5/3, और 5/3 किसमें है, 5/3 है 8/15, 8/15 इसमें है। उसके बाद 53 के बाद कौन सा होगा, वो होगा आपका कौन सा, वो होगा आपका 57 वाला, वो 4/7, और उसके बाद 60 वाला होगा 3/5, और फिर लास्ट में कौन सा होगा 2/3। बताइए यही होगा। तो यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन सा 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। प्राथमिक कक्षा के अध्यापक अपने विद्यार्थियों से 5036 को अंकों में लिखने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थी ने लिखा 536। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति इस त्रुटियों को सुधारने के लिए मतलब सर्वाधिक उपयुक्त होगा। देखिए यहां पर 3 अंकीय और 4 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करना, यह इसका सबसे उपयुक्त रणनीति होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से हमने गणित के 30 क्वेश्चन को भी कर दिया। अब आप कमेंट करके हमें बताइए कि गणित में आपको कितने अंक मिले। हम अब चलेंगे पेपर 2 की तरफ। एक तरफ से शुरू से हम पेपर 2 को करेंगे। 16 दिसंबर से पेपर 2 का स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि अभी तक मेरे पास क्वेश्चन प्राप्त नहीं हुआ है। 13 जनवरी पेपर 1 का और 17 जनवरी पेपर 1 का। बाकी पेपर 2 का भी मेरे पास सब क्वेश्चन नहीं है। मैं तो एक तरफ से भी टीम हमारी भेज दी है, लेकिन मैं देखा नहीं हूं। देखने के बाद ही हम एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, कौन सा है कौन सा नहीं है। हम वीडियो के माध्यम से भी बताएंगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो अगर आप हमें उपलब्ध कराएंगे तो उस तरीके से हम जो है आपको उपलब्ध आंसर उपलब्ध करवाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी के पास जो है वर्तमान में जो अभी हम 12 जनवरी 2022 का जो आंसर किए हैं वो जो है सबके पास पहुंच सके। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।